नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से पूरा का पूरा भारतवर्ष, पूरा राजनीतिक तंत्र प्रधानमंत्री ने जो नेटवर्क की टीम को साक्षात्कार दिया, उसी को लेकर फंसा हुआ है। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं पूरे राजनीतिक क्लास द्वारा। इस वक्त हमारे साथ हमारी हॉट सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी जी, स्वागत है आपका हॉट सीट पर। सबसे पहले ये बताइए सर कि हमारे नेटवर्क की टीम के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी ही पार्टी के जो लोग ये उल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं, उससे भारत का नुकसान होता है। अगर मैं कहूं कि वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट थी, आपके खिलाफ टिप्पणी थी, तो क्या वो सही है? मैं प्रधानमंत्री को इतने साल से जानता हूं और जो मैं कह सकता हूं 1972 से जानता हूं, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। वो ऐसा उनके मन में होता तो मुझे फ़ोन करके बोल देते। नहीं सर, लेकिन देखिए, आप कभी रघुराम राजन के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलते हैं, आप देश के अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, आप वित्त मंत्री के खिलाफ बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अगर मेरी ही पार्टी के लोग मेरी ही सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उससे भारत का नुकसान होगा, तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ टिप्पणी नहीं तो किसके खिलाफ है? नहीं, देखिए, पहले तो आपने पूछा कि इशारा मेरे नाम पर था। नहीं, क्योंकि होता तो वो मुझे बता देते। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया, सार्वजनिक जो मेरा नाम बिना नाम लिए कह दिया। तो वही सर, नाम लेना तो थोड़ा ना कोई जरूरी है। ये नहीं, ये मैं नहीं। अब ये पत्रकारों का जो दुष्टता है उस पर मैं नहीं ये कैसे दुष्टता है सर? ये जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री ने मेरा नाम ले लिया, मुझे पता है कि तो मतलब जब तक आपका हाँ, मुझे या नहीं, मुझे नाम लें या मुझे फोन करके कहें या बुलाकर कहें या जो इधर उधर मैं मिलता हूं उनसे, वहाँ वो कहना चाहिए। तो ये बताएं सर कि आपने जब रघुराम राजन के खिलाफ आपने कहा कि वो तो अमेरिका के प्रति उनकी निष्ठा है। अमेरिका के भेजा हुआ आदमी है। आपने कहा अरविंद सुब्रमण्यम भी अमेरिका का भेजा हुआ व्यक्ति है। लेकिन देखिए, अरविंद सुब्रमण्यम जी भी बने हुए, रघुराम राजन जी बने रहे, और अब उनको जो उनका एग्जिट जो हो गया वो तो खैर रिटायर कर गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और मौके पर यह कहा था कि रघुराम राजन से बड़ा राष्ट्रभक्त, जितने बड़े राष्ट्रभक्त वो हैं, भारत के प्रति उनकी निष्ठा जो है, वो प्रधानमंत्री ने कहा था। आप तो नहीं मानते इस बात? नहीं, वो प्रधानमंत्री इस राय के हैं और वो इतने विशाल हृदय के हैं, तो उन्होंने उसको कह दिया। क्योंकि हमने किसी जगह में ये तो नहीं कहा कि ये देशद्रोही है। मैंने ये कहा कि वो अमेरिका का बहुत पक्का निष्ठावान व्यक्ति है। तो निष्ठा अमेरिका के प्रति है, भारत के प्रति नहीं? भारत के प्रति कभी नहीं था। तो देशद्रोही नहीं तो फिर क्या हुआ? नहीं, वो देशद्रोही नहीं है। वो देशद्रोही वो होता है कि जो भारतीय नागरिक है पूर्णतः और भारत के विरोध में काम करता है। ये तो वहाँ से आया है, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। ग्रीन कार्ड में है और जैसे इसकी यहाँ छुट्टी हुई वो चले गया वापस अमेरिका। यानी उसको इतनी राष्ट्रभक्त होती तो यहाँ IIM में नहीं पढ़ा सकता है। तो ये बताइए सर कि जब आपने पिछले 1 महीने से तो आप एकदम चुप्पी साधे हुए थे आप, और आज अपनी चुप्पी आप इस साक्षात्कार के थ्रू दौरान आप इसको तोड़ रहे हैं जी। क्या ये सच है कि प्रधानमंत्री ने आपको बुलाकर डांट लगाई और कहा कि चुप हो जाइए और बिल्कुल मत बोलिए लोगों के खिलाफ? ये समस्या, ये भी एक प्रचार था। ये ऐसी सवालें उठती हैं क्योंकि आप लोग हमारे 1-2 मंत्रियों से गुपचुप बात करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने मुझसे कुछ भी बात नहीं कही, ना हमारे अध्यक्ष ने बात की, ना मेरे कोई महामंत्री जिन अनेक मैं जानता हूं उन्होंने बात की। किसी ने कुछ कहा नहीं और मैंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर वो पार्टी नजर लगा सकती है। तो क्या मैं इसका ये अर्थ निकालूं कि दरअसल आप जो कुछ कह रहे थे जी, वो प्रधानमंत्री अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कहने पे कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, उनका समर्थन था क्या आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और आपको समर्थन और दूसरी ओर पब्लिक पोजीशन? आप एक कोने से दूसरे कोने मत जाइए। हमारी पार्टी में व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए अधिकार है। पार्टी का नुकसान होगा तो पार्टी बोलेगी। पार्टी का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने किसी पार्टी के बारे में बोला ही नहीं। नहीं, लेकिन आपने पार्टी के बारे में नहीं बोला सर। लेकिन जब आप इतने वरिष्ठ सरकारी कर्मियों के खिलाफ आप इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, आपने अटॉर्नी जनरल के खिलाफ भी, जैसे आपने कहा कि अटॉर्नी जनरल को निकाल दो, मुकुल रोहतगी को भी निकाल दो, अरविंद सुब्रमण्यम को निकाल दो, मुकुल रोहतगी को निकाल दो, रघुराम राजन को निकाल दो, और फिर आपने इंग्लिश निकाल दी कि और भी लोगों को निकाल दो। तो सर ये अगर जब प्रधानमंत्री पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये पार्टी को बचाने के लिए मैंने बोला। लेकिन आपकी बात तो मानी नहीं गई ना कहीं भी। अब एक तो माने गए। हाँ, मतलब रघुराम राजन जी को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये यही आपकी दुष्टता है या बचकाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये कभी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि मैंने कुछ मांगा और पार्टी ने, सरकार ने तुरंत किया।
सरकार को फिर सोचना होगा कि मैंने कुछ कहा उसमें कोई आधार है कि नहीं, उसमें समय लगेगी। यदि मेरी बोली में कुछ खास आधार नहीं है तो वो मानेंगे नहीं। लेकिन सर ये अभी प्रधानमंत्री के ही अगर साक्षात्कार की बात करूं तो उन्होंने एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो बड़ी संजीदगी से सोच रहे थे एक व्हाइट पेपर लाने के लिए कि भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार से चरमरा गई थी कांग्रेस रूल के दौरान। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सोच रहे थे लेकिन उन्होंने इससे नहीं किया चूंकि इससे भारत का नुकसान होता। कांग्रेस का अब ये आरोप है कि प्रधानमंत्री जी अगर इतने आश्वस्त हैं और अगर उनके पास आंकड़े हैं तो वाकई उन्हें व्हाइट पेपर लाना चाहिए। क्या ये व्हाइट पेपर लाना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि फिर उसी समय आप लोग कहेंगे कि पुरानी बातों के करने की वजह, आप बताइए आगे क्या करने वाले हैं। आरोप यही तो जनता सरकार पर लगी कि आप सिर्फ इंदिरा गांधी की बुराई की सोच रहे थे, उसने ये किया वो किया, इतने लोगों को। लेकिन सर अगर इस प्रकार का आरोप लगाया जाए, जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे चैनल पे आके कहते हैं कि दरअसल चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे तो वो तो बजटरी नंबर्स ही झुठला दे रहे थे, जो फोर्ज कर रहे थे, जी, झूठ बोल रहे थे। ये तो सर बहुत ही संगीन आरोप है। चिदम्बरम ने कपट किया, वो नरसिम्हा का जो जीवीएल नरसिम्हन का जो बात है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या चिदम्बरम के खिलाफ इस बात पे भी क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? चिदम्बरम का कितने खिलाफ केस पे पहले इसको एक विषय पर जेल में डाले दीजिए, फिर उसको उसके बाकी केसेस पर सोचेंगे। नहीं, क्या वो जेल जाएंगे सर? हाँ, निश्चित जाएंगे। क्योंकि एयरसेल मैक्सिस में तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यही बात रॉबर्ट वड्रा के बारे में भी कही जा रही थी, जेल जाएंगे भी। देखिए ढींगरा कमेटी नहीं भाई, देखो हमारी प्रक्रिया, हमारी जो विधि प्रक्रिया है उसके ऊपर उठकर हम नहीं जा सकते। ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई तालिबान का सरकार नहीं है, ये हम संविधान के अनुसार चलते हैं और उसमें होती है। लोग मुझे कहा कि नेशनल लेवल में कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों ने कहा था। अब यहाँ तक कि उनको हाजिर होना पड़ा कोर्ट में, बेल लेना पड़ा। आपने सर ट्वीट के दौरान, और मैंने देखा कि आपकी कुछ टिप्पणी में मैंने पढ़ी, आप जो जीएसटी बिल जिसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत आश्वस्त हैं कि वो देश का सबसे बड़ा आर्थिक जगत का एकदम बदल देने वाला एक वो चेहरा है, आपको जीएसटी बिल से क्या दिक्कत है? पहले तो मैं प्रधानमंत्री से सहमत हूँ कि जीएसटी की जो कल्पना है वो बहुत शानदार है कि देश में टैक्सेस को सरलीकरण करने के लिए एक ही जगह में लगनी चाहिए, जो अनेक जगह में लग रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, उससे नुकसान बहुत होता है और भ्रष्टाचार होता है। तो कल्पना में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसमें संशोधन संविधान में आवश्यक है, उसका भी मैंने जाकर वोट डाला था। आप तो थे संसद में? हाँ, संसद में मैंने वोट डाला क्योंकि ये काल्पनिक दृष्टि से बहुत सुंदर विचार है जी। लेकिन इसकी जो क्रियान्वित करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो चिदम्बरम में बनाकर गए हैं, वो तो देशद्रोही वाला है। वो देशद्रोही वाला है। हाँ। तो वो जो पीछे की जो प्रणाली है, हाँ। जिसको बैकबोन जिसको कहा जा सकता है, वो सरकार क्यों नहीं बदल रही है? अब बदलेगी मेरे ख्याल में। क्या दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ। चिदम्बरम ने एक निजी कंपनी बनाई। अब सरकार निजी कंपनी स्थापना करे ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, परंतु उन्होंने निजी कंपनी स्थापना की और निजी इसीलिए बनी क्योंकि 49% सरकार की हिस्सा और 51% प्राइवेट कंपनीज की हिस्सा। उसमें 2 बैंक हैं, उसमें LIC की हाउसिंग भी है, वो उनकी शेयर ज़्यादा प्राइवेट हाथों में है, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें घोटाला हुआ है, उसका भी एक कंपनी इसमें है। ये चारों मिलकर के 51% की शेयर रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक निजी कंपनी, हाँ, भारत का जो सो कॉल्ड सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म पहलू है जी, 2 निजी कंपनियां जी उस पूरी टैक्स प्रणाली को चलाने वाली हैं। बिल्कुल वही है। और जो पैसा उस टैक्स प्रणाली, नई टैक्स प्रणाली से आएगा जी, वो पैसा भी निजी कंपनियों पे चला जाएगा। 7 लाख करोड़ रुपए हर साल इस निजी बैंकों में जाएगा। तो सर ये बताइए कि अगर आप इतने आश्वस्त हैं, आपने प्रधानमंत्री को नहीं बताया कैसे? मैंने उनको 4 चिट्ठी लिखी है और उन्होंने क्या किया? मुझे ज्ञात सूत्रों के अनुसार, जानकारी जो जिनके पास होती है उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने इस पर सफाई मांगी है। तो मैं ये बताया, अगर ये जो क्रियान्वित करने की जो प्रणाली है, अगर वो प्रणाली ही गड़बड़ है, हाँ, तो ये जो जीएसटी बिल, जीएसटी अमेंडमेंट, जीएसटी संशोधन की जो सारी चर्चा हो रही है, ये तो पूरी चर्चा ही व्यर्थ हो गई। फिर व्यर्थ नहीं हो सकती, और भी चर्चा होने की आवश्यकता है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या GSTN क्या है, GST क्या है, GSTN क्या है। कल मैं वैसे एक पुस्तक का विमोचन कर रहा हूँ, उसमें मैं बोलने वाला हूँ। मैं तो सभाओं में बोल रहा हूँ
और मैंने तो साफ कह दिया है कि ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध में है। और एक और भयंकर बात इसकी है कि मैंने आरटीआई फाइल करने में फिनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया नहीं गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस में नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। तो सर ये तो मतलब ये तो वाकई ये हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री जी बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं जीएसटी से बढ़िया कुछ नहीं, और जो पीछे की जो प्रणाली आप कह रहे हैं कि वो इस बुरी तरीके से चरमराई हुई है। मैंने तो कह दिया ना कि काल्पनिक दृष्टि से ये बहुत सुंदर आइडिया है, बहुत सुंदर आइडिया है, लेकिन इसका जो क्रियान्वित है वो तो हमारी काम है। क्या ये इसलिए है सर, क्या इसलिए है कहीं ना कहीं आपके और अरुण जेटली जी के बीच जो एक युद्ध जो छिड़ा हुआ है, वो युद्ध थमेगा नहीं थमेगा? वो युद्ध देखिए, अब युद्ध तो आप लोग जो शकुनी नहीं, हम कहां से सर, पत्रकारों को तो नारद भी कहा जाता है, शकुनी भी कहा जाता है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं? लेकिन लेकिन सर क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत संगीन आरोप है। वित्त मंत्रालय इन आरोपों के ऊपर क्या कदम उठा रहा है? अब वित्त मंत्रालय को पूछना चाहिए। ये अरविंद सुब्रमण्यम ही है जिसमें जो अपराधी है इसमें, अरविंद सुब्रमण्यम। हाँ, इसीलिए ये सब नहीं हो रहा है। नहीं, सारे बाकी लोगों को किसी को पता ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक और जो ज्वलंत मुद्दा जो उभर के आया है, राहुल गांधी की आरएसएस के बारे में ये टिप्पणी सुप्रीम एक रैली में जो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जिसमें फंसे हुए से दिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार था महात्मा गांधी की हत्या के लिए। क्या आपको लगता है, क्योंकि इतना कुछ कहा जा चुका है, एक और सरदार पटेल की चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी 1948 में अपनी मृत्यु से पहले, कि आरएसएस वालों ने मिठाई जरूर बांटी थी महात्मा गांधी के मरने पर, लेकिन ये कहना कि उन्होंने हत्या के लिए वो जिम्मेदार है, ये गलत है। दूसरी ओर एक विरोधाभास की भी एक टिप्पणी उभर के आती है। क्या राहुल गांधी ने सही कहा या गलत कहा है? कि उनके आधार क्या है? 3 कमीशन इंक्वायरी बैठे गए, तीनों ने कहा आरएसएस कहीं नहीं है इसमें। अब ये कहना कि गोडसे एक जमाने में शाखा जाता था इसीलिए वो आरएसएस का है, तो फिर ये जो 84 में सिखों का नरसंहार हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? इसी प्रकार से कई जगहों में कांग्रेस वाले इन्वॉल्व हैं दंगे में। बगलपुर में आप बिहार के आप जानते हैं, हाँ, कांग्रेस ही ने किया था, तो सारा कांग्रेस पार्टी ने किया। इस प्रकार की गैर जिम्मेदार जो बातें कही हैं, आधार तो बताना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि गांधी की जो मर्डर हुई उसकी वास्तविकता आज तक बाहर नहीं आई है। दूसरा एक ज्वलंत पहलू सर उभर के आया प्रधानमंत्री जी के साक्षात्कार से। उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में कहा कि कश्मीर में विश्वास और विकास की राजनीति करनी चाहिए। अब देखिए वहां पे एक सर्वदलीय बैठक एक हो रही है, वहां पे भी पूरा एक डेलीगेशन गया हुआ है। ये विश्वास और विकास की राजनीति का मायना क्या है सर? देखिए, कश्मीर में मेरा खास दिलचस्पी इसलिए है कि मैं काशिफ गोत्रा का हूँ, तो ये मेरा है पहले। जी जी। हाँ, ये मुसलमान तो बाद में आए, हम हिंदू पहले थे वहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो अपनी वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से वो बहुत पुराने हैं। सर आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, आप गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं कि वही आतंकवादियों से जुड़ी हुई हैं। हम लोग आशावादी हैं, तो हमने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो सुधर जाएं। क्योंकि आप जानते हैं लाल डेंगा टेररिस्ट था, उसको हमने चीफ मिनिस्टर मिजोरम का बनाया, बड़ा चमका, सारा टेररिज्म खत्म हो गया। लेकिन महबूबा जी नहीं चमकी। महबूबा, मैं तो समझता हूँ कुत्ता का पूंछ जैसे है, कभी उसको सीधा नहीं कर सकता। यानी कि महबूबा मुफ्ती के साथ जो गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, हाँ, उसको उसके जगह में प्रेसिडेंस रूल होनी चाहिए। सारा प्रदेश में यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगा देना चाहिए और सीआरपी को लॉ एंड ऑर्डर को सौंप देना चाहिए। लेकिन सर ऐसा क्या हो गया कुछ चंद महीनों में, चंद हफ्तों में अगर मैं कहूँ, एक और राम माधव आपकी पार्टी के नेता लगे हुए थे कश्मीर बार बार जाके, वो उनको बताया जा रहा था कि पूरा का पूरा कश्मीर का जो मसला है वो राम माधव जी ही सुलझा रहे हैं। अब देखिए कि ये यकायक कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार से ही गलती हो गई? नहीं, देखिए, कृष्ण भगवान ने जाकर महाभारत के पहले दुर्योधन का कहा कि 5 गांव दे दो, समझौता कर लेंगे। तो ये दुनिया को दिखाना होगा ना कि ये इतने दुष्ट लोग हैं कि ये कभी मानेंगे नहीं। जब 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, उनके महिलाओं को अपमानित किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, दुनिया में किसी ने नहीं बोला। आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें उदारवादी होनी चाहिए, अशांति होनी चाहिए। ये कश्मीर को जबरदस्ती
जो भी शक्ति है जबरदस्ती की उसको लगा करके इसको एक बार इसको समाधान करनी है, और जो बाकी हिस्से हैं पाकिस्तान की उसको भी लेनी है, उसको भी लेके आना है। हाँ। तो जब उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि केंद्र सरकार तो ऐसा कर रही है जैसे मान लो कोई वहां पे कोई दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कश्मीर कोई सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं नहीं नहीं, एक कश्मीर राजनीतिक मंशा समस्या भी खराब तो है, मंशा खराब है। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की जो भगाया गया उसके बाद कि हम लोगों को कभी ये सोचना नहीं चाहिए था कि मामला बातचीत से सुधर सकता है। हो ही नहीं सकता कि बातचीत से नहीं, सुलझ हो नहीं नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा जो 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 खास पहलू जो उभर के आया साक्षात्कार से वो था प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए विधानसभा चुनाव पर राय। अब आप बहुत लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट के एजेंडे की बात करना चाहता हूं। तो बेचारे भगवान श्री राम जिनका मंदिर वहां बनना था, क्या वो बेचारे ही रह गए सर? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो विकास की बात करें, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग जिन्होंने मैनिफेस्टो लेकर देश भर घूम करके वोट दिलाए, उनको उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि कानूनी तरीके से हम यानी विधि अनुसार हम इस राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर तो बनना ही है। क्यों बनना है? क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जज बेंच ने जजमेंट दी है उसके अनुसार उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जो अनिवार्यता है या उसको जो बदल नहीं सकते। तो क्या सर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कुछ क्या फॉरवर्ड? मैं एक ही अड़चन है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए डेट फिक्स कर दे, जो कि हुआ नहीं है अभी तक हुआ नहीं है। और मैं समझता हूं कि नवंबर पहले हफ्ते तक हो जाना चाहिए पहले। जो मुझे भूमिका जानता हूं मैं, जो पीछे जो काम हो रहा है वो भी जानता हूं, और मैं भी पार्टी हूं इसमें, इसीलिए मैं जानता हूं इतना तो। और मुस्लिम मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मुस्लिम पार्टीज हैं वो भी बड़े सूझबूझ के साथ इसमें अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो हम मान लेंगे। अंत में सर आपसे पूछूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल जुडिशरी जो है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी काफी चिंतित दिखते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि बेचारे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रो पड़े प्रधानमंत्री के सामने। और आप देखिए, आप तो कोर्ट से इतना आना जाना आपका लगातार लगा रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं स्वामी जी कि दरअसल इस मौजूदा सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच भरोसा कहीं टूट गया है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ, सच बोल रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं। लॉ ऑफिसर्स हैं, कानून मंत्री, कानून नहीं, कानून मंत्री नहीं, ऑफिसर नहीं, कानून मंत्री। लेकिन सर ये ऑफिस देखिए, ऑफिसर तो सरकारी तो ही मुलाजिम है, वो तो सरकार की बदलना चाहिए। देखिए हम लोग कंपनी में भी और आपके टेलीविजन स्टूडियोज में भी ऐसा होता है कि जब कोई काम करता नहीं है तो उसको फिर बदलना चाहिए। ये दोनों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों को बदलना चाहिए। बदलना पड़ेगा, जब तक नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक सुधरेगा नहीं। ठीक है स्वामी जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।